नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, कल बहुत बड़ा दिन था शिक्षा विभाग के लिए और वो दिन इसलिए था कि लंबे समय से इस बात को लेकर मांग हो रही थी कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले और इस बारे में सरकार ने घोषणा भी कर रखी थी। लेकिन इंतजार इस बात का था कि सरकार कब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देती है। कल कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में इसे अप्रूवल मिला और साथ ही साथ नियमावली भी फाइनल हुई कि इन जो राज्यकर्मी का दर्जा देने के बाद क्या कुछ कंडीशन होगा, कैसे कैसे तमाम चीज प्रोसेस होगी, ये तमाम चीजों की नियमावली में जानकारी दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा हुई, उसके साथ ही नियमावली को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे और शिक्षकों के बीच में कहीं ना कहीं एक खुशी भी है, साथ ही साथ नाराजगी भी है कि इसके कई ऐसे पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं शिक्षकों को थोड़ी बहुत परेशानी में डालते हैं। क्या कुछ उस नियमावली में है, क्या पेच है, क्या उससे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पे उन्हें परेशानी होगी? इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ से शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं और शिक्षाविद और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल जी हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपसे नियमावली आ गई, राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया, लंबे समय से इस बात को लेकर मांग हो रही थी, लेकिन नाराजगी क्यों है? क्यों ऐसा लग रहा है कि इस नियमावली में बहुत सारे पेच हैं? एक पंक्ति पहले दे देते हैं, यह पाप उन्हीं का हमको मार गया, शिक्षक अपने घर में ही हार गया। दिनकर की ये पंक्ति है। आज शिक्षक ठगा सा महसूस कर रहा है। विगत 40 वर्षों से इसे ठगा जा रहा है। 2-10-80 के सरकारीकरण और राजकीयकरण और सारी सुविधाओं से लैस शिक्षकों को 2006 में बिल्कुल द्रौपदी की भांति चीरहरण हो गया। और इन लोगों की उपस्थिति में जो आज मठाधीश बैठे हुए हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में, इनकी उपस्थिति में और ये भीष्म पितामह बन देखते रह गए। शैलू जी, समय से पे बात करते हैं कि वो तमाम चीजें हैं कि उन लोगों की कहीं ना कहीं उसमें भूमिका होगी, लेकिन मेरा सवाल सिंपल यह है कि शिक्षकों की परेशानी कहाँ है इस नियमावली में? मैं उसी मुद्दे पर दीपक जी आ रहा हूं। और 2023 में आज होली मना रहे हैं, रंगरेलियां मना रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, और वह भी बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के जो मुहर लगी है सरकार की, उसके तहत क्या है इस नियमावली में? कौन सी खुशफहमी हो गई कि इस आधार पर ये मनाया जा रहा है, खुशियां बधाई सरकार को दी जा रही है इसलिए कि इनका पे प्रोटेक्शन 2020 से होगा, इनकी सारी विसंगतियां दूर हो जाएगी, इन्हें वेतनमान मिल जाएगा। क्या यह राजकर्मी का दर्जा मिल गया? क्या इन्हें एक मुहर लगी है, मात्र एक आश्वासन मिला है, वह भी खरमास अशुभ दिन में। ये दिनों में इन्हें खुशफहमी का कोई उपहार नहीं मिला है और इनके अशुभ का संकेत है। जिस प्रकार संघ संगठनों के ये महारथी लोग किस मांद में छुपे हुए थे 6 महीने से, और ऊपर भाव से राजकर्मी का दर्जा, वो भी बिना शर्त लेंगे। चरणबद्ध आंदोलन 1 मई से लेके अभी तक बिना शर्त हम लेंगे राजकर्मी का दर्जा। और शर्त कई, आप इस नियमावली के कंडिका 3 में पेज 3 पर आप देख लीजिए क्या है शर्त, और 4 को पढ़ लीजिए क्या है शर्त, और उसके बाद तो पढ़ते जाइए। सिर्फ परीक्षा दे नहीं दे, फेल कर जाए, वह शिक्षक बने रहेंगे जिस निकाय के अंदर में है, जिस निगम के अंदर में है, जिस परिषद में है, नगर परिषद, पंचायत परिषद। यह क्या माहौल है? पास फेल फर्स्ट क्लास, फिर वही भ्रष्टाचार को फिर प्रश्रय देना है,
फिर उन्हीं नेताओं के चंगुल में, राजनीतिज्ञों के चंगुल में शिक्षकों को फंसाने की प्रक्रिया है। ठीक है, एक पूरी बार इनका नियमावली सजल पड़ी। जी ने तमाम चीजों को भी उनकी नजर रहती है, एक एक पॉइंट पर उनकी नजर रहती है शिक्षा के जगत में, और शिक्षा के हर बिंदुओं को वो बहुत बारीकी से समझते हैं। सजल जी, आपको भी लगता है कि जो नियमावली आई है, जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, क्या वो शिक्षकों के पूरी तरह से हित में नहीं है? देखिए, जिस दिन नियमावली का ड्राफ्ट आया था, तो ड्राफ्ट में ये बातें साफ साफ कही गई थी कि परीक्षा देनी होगी राज्यकर्मी बनने के लिए, और परीक्षा पास करने के लिए 3 मौके मिलेंगे। ये बात साफ साफ कही गई थी। लेकिन शिक्षक संगठनों और तमाम जो हितधारक थे, 1 लाख से अधिक लोगों ने ये सुझाव दिए कि नहीं, आप शिक्षण अनुभव के आधार पर आप परीक्षा मत लीजिए, आप शिक्षण अनुभव के आधार पर इन्हें नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया था 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें एक मामूली परीक्षा देनी होगी। तो ये परीक्षा रह गई, और जो फाइनल नियमावली कल आई, आपको बता दूं कि कल रात को उसका गजट भी हो गया। यानी कल रात से ये नई नियमावली बिहार में लागू हो चुकी है। अब तो जब ये नियमावली लागू हो गई, तो अब इसका पालन हो रहा है, इसका अनुपालन हो रहा है। लेकिन इसके पहले मैं आपको 2006 की नियमावली पे आता हूं, जहां से नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, या कहिए कि जहां से नियोजनवाद शुरू हुआ था। तो 2006 के पहले एक महत्वपूर्ण घटना घटती है 2005 में। 2005 की महत्वपूर्ण घटना ये थी कि 85,000 जो शिक्षा मित्र थे, एक नोटिफिकेशन से वे पंचायत और प्रखंड शिक्षक बना दिए गए थे। और उसके बाद नियमावली आती है 2006 में। तो 2006 से नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन इसकी बुनियाद पड़ गई थी 2005 में ही। ठीक, लेकिन आपको बताएं कि 2006 से लेके और 2022 तक 2006 से लेके 2020 तक इस नियमावली 2006 वाली जो नियमावली थी, उसमें 11 बार बदलाव हुए। तो जब एक नियमावली में 2006 से लेके 2020 तक 11 बार बदलाव हुए, तो जाहिर सी बात है कि कल जो नियमावली आई है, इसमें तो आने वाले दिनों में तकरीबन ये बारंबार जो भी त्रुटियां दिखेंगी, वो बदलाव होंगे, और वो बदलाव होंगे समझौते की मेज पे, शिक्षकों की परेशानी को देखते हुए। लेकिन कल जो नियमावली आई, उसमें सबसे बड़ा जो पेच फंस के आया है, आपको बता दूं कि सबसे बड़ा पेच ये है कि जो भी राज्यकर्मी बनेंगे, उनका विद्यालय बदलेगा, यानी वो अपने विद्यालय में नहीं रहेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो बीपीएससी की पहले फेज की परीक्षा हुई थी, जिसमें 66,000 नियोजित शिक्षक बैठे थे और 28,000 पास किए, 28,815। तो उन 28,815 में तकरीबन 10,000 नियोजित शिक्षक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि उनका जो विद्यालय आवंटन हुआ, उससे बेहतर वे वर्तमान पदस्थापन वाले विद्यालय में अपने को सुविधाजनक महसूस कर रहे थे, तो इसलिए वो नहीं गए। और तब ये बातें कही जा रही थी कि ठीक है, आप मत जाओ, आपके लिए ऐसी व्यवस्था होगी। इसके संकेत दिए गए थे कि आपको समकक्षता परीक्षा से वर्ण किया जाएगा। लेकिन कल जो नियमावली आई है, उसमें यह साफ साफ कह दिया गया है कि नहीं, आप राज्यकर्मी बनेंगे तो आपका विद्यालय बदलेगा। अब वो 10,000 शिक्षक जो विद्यालय बदलने की वजह से राज्यकर्मी बीपीएससी से नहीं बने, अब उनके सामने सवाल है कि कल तो वो नहीं गए, लेकिन अब उन्हें जाना पड़ेगा। इस मामले में नियमावली में खामोशी है। तो एक तो सबसे बड़ा पेच ये है कि जो सुविधाजनक बीपीएससी क्वालिफाई करने के बावजूद अपने वर्तमान विद्यालय में रह गए थे, वे अध्यापक बन के नहीं गए, उन्हें भी अब जाना होगा। इस बात के साफ साफ ये मौन संकेत मिल रहा मतलब साफ है कि जिन शिक्षकों ने योगदान नहीं किया था बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद, और वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और वो जहां है वही रह जाएंगे, मतलब ऐसे शिक्षक न इधर के रहे न उधर के रहे। हाँ, तो 10,000 टीचर हमारे यहाँ फंसे हुए हैं।
एक तो ये हो गया, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये हो गई कि मैक्सिमम जो नियोजित शिक्षक पहले चरण की परीक्षा में इसलिए नहीं बैठे थे कि उन्हें वर्तमान पदस्थापन वाला विद्यालय सूट कर रहा था, तो वो इसलिए नहीं बैठे थे कि हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि बैठेंगे तो मेरा विद्यालय बदलेगा। अब जो ये नई परीक्षा देंगे समकक्षता परीक्षा, तो समकक्षता परीक्षा के फॉर्म में ही इन्हें 3 ऑप्शन देने हैं, 3 जिले के ऑप्शन देने हैं, यानी इनका विद्यालय हर हाल में बदलना है। तो कल जिस भय से कल को ये परीक्षा में नहीं बैठे थे, अब वो भय इन्हें फिर से सताने लगा है कि भाई इस परीक्षा में भी हमारा विद्यालय बदलेगा, हमारा। तो एक तरह से यूं कहिए कि 3.5 लाख शिक्षकों में जितने भी क्वालिफाई करेंगे समकक्षता परीक्षा, उन सबों का एक सामूहिक तबादला होना है। तो ये सामूहिक तबादले की जो तलवार शिक्षकों पे लटक गई है, तो शिक्षक इससे बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो इस नियमावली में सबसे बड़ा जो सवाल इस नियमावली ने दिया है वो यही है, एक सामूहिक तबादले की तलवार उन शिक्षकों पे लटक गई है जो कल को समकक्षता परीक्षा क्वालिफाई करने वाले हैं, उसमें पास करके राज्यकर्मी बनने वाले हैं। जी, शैलेंद्र जी, सवाल यह है, जिस तरह से अभी सजल जी बता रहे थे कि जो 3.5 लाख जो नियोजित शिक्षक है, चलिए हम ये मान लेते हैं कि सभी अगर पास कर जाते हैं, और तो जाहिर सी बात है कि एक साथ 3.5 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, वे इधर से उधर होंगे, यानी प्रक्रिया पूरी जो है पूरी जटिल और जटिल हो जाएगी। प्रक्रिया जटिल होने के मुख्य केंद्र बिंदु में जैसा सजल जी बोल रहे थे कि भय से शिक्षकों ने फॉर्म नहीं भरा, बीपीएससी की परीक्षा नहीं दी, सुविधाजनक क्षेत्र सुविधाजनक विद्यालय में पदस्थापित रहने के कारण। ऐसी बात नहीं है सजल जी, ये संघ के द्वारा आह्वान किए गए कि बीपीएससी परीक्षा का बहिष्कार कीजिए आप, इस कारण नहीं दे पाए। सारे शिक्षक आमादा थे, लेकिन दिग्भ्रमित किया गया बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से। ये सभी मेधा का प्रदर्शन करते, और कहीं ना कहीं जो इस बात का भय तो था ही, और इसी कारण वो परीक्षा नहीं दे सके। क्योंकि अब आ रहा हूँ चीजों पे, बहुत टेक्निकल चीजों पे, जहां जहां कहीं पेच है, ये भय नहीं था। क्योंकि आप दोनों जी शैलेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अब चीजें जो टेक्निकल जहां पे पेच फंस रहा है, मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूँ। एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर था शैलेंद्र जी, कि विशिष्ट शिक्षक का जो टैग है वो टैग न दिया जाए, लेकिन विशिष्ट शिक्षक का टैग दिया गया। मेरा ये जानना है, या फिर मैं ये समझना चाहता हूं कि विशिष्ट शिक्षक कहलाने में प्रॉब्लम क्या होता है? विशिष्ट शिक्षक, सहायक शिक्षक, ये सारा चीज ये कर दिया गया है ना। और जब ये राजकर्मी का दर्जा पाएंगे, सक्षमता परीक्षा देंगे, एबिलिटी टेस्ट देंगे, उसके बाद इनको मिलेगा विशिष्ट शिक्षक की उपाधि। और वो जो अध्यापक हैं बीपीएससी का, यहाँ तो दोहरी मार पड़ रहा है शिक्षकों को ना। उनको भी दस्ता परीक्षा देना होगा, उसके बाद उनको वेतन मिलेगा। इनको भी वही हाल है, इनको न पदोन्नति है, न प्रोन्नति है, न स्थानांतरण है, न वेतन भी कहीं कुछ नहीं है इनके। इसमें कहां सीसीआर में दिया है नियमावली में? ये तो बिल्कुल वंचित है। न एसीपी मिलेगा, न एमएससीपी मिलेगा इनको। इनके कार्यकाल में पहले परीक्षा देनी होगी, और परीक्षा में भी उसमें है कि परीक्षा जैसे उत्तीर्ण होंगे इनको ऑप्शन देना होगा, विकल्प देना होगा अपने जिला के पदस्थापित विद्यालय से अन्यत्र 3 जिलों में। अब भय व्याप्त हो गया है और डफली बजा रहे हैं लोग, नियमावली का बधाई दे रहे हैं। अब तो विसंगति की शुरुआत हुई है और शिक्षक हतोत्साहित हैं। चारों तरफ से हमको भी फोन आ रहा है कि बिल्कुल इन मुद्दों को रखिए, कोई सुविधाजनक नियमावली में हम लोगों के लिए नहीं है। किसी भी नियमावली के किसी भी कंडिका में ऐसा उल्लेख नहीं है कि तुरंत आप राजकर्मी हो गए। 1 वर्षों के अंतराल में पहले परीक्षा ली जाएगी, और जब पास करेंगे तो उस विद्यालय के अलावे ऑप्शन देना है 3 जिलों का। तो शहर बदर कर रहे हैं आप। क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है? देहातों में रूम नहीं है, विद्यालयों में बैठने की जगह नहीं है, वहां विद्यार्थियों की संख्या नहीं है। अरे बहुत सारे ऐसे विद्यालयों में तो अभी बीपीएससी से जो क्वालिफाई किए हैं उनका पदस्थापन हो गया है,
विषय का प्रावधान नहीं है, छात्र नहीं है, +2 में एडमिशन नहीं है, +2 की मान्यता नहीं है, वैसे विद्यालयों में उनको पदस्थापित कर दिया गया है। ये तो, और ये जो 1,20,000 1,22,000 की जो रिक्ति है, ये तो बराबर रहेगी। ये लेना बीपीएससी की परीक्षा, ज्वाइनिंग नहीं होगा। देख रहे हैं कितना विसंगति है इसमें। ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली, सहायक शिक्षक नियमावली नहीं हो सकता था? ये बिल्कुल उथल पुथल, मनमानी, बिल्कुल जितने भी अधिनियम है उसका इन्होंने उलूल जुलूल ये किया है। शिक्षकों को प्रताड़ित करने का एक टूल्स बना लिया है, जो मन में है वही लागू करेंगे। पहले तो बीपीएससी में अपीयर होने का संघ ने विरोध किया। दूसरी बात, इनको कहां था अंदाजा कि हमको भी यहां से अलग कर देगा। हमारे यहाँ +2 की वैकेंसी है, हम 10th 9th 10th के शिक्षक हैं, हम +2 में यही एडजस्ट हो जाएंगे। चाहिए था यही। जो नए हैं उनको आप नए स्थान पर वो सब मापदंड, बीपीएससी का भी रह के कभी कट ऑफ मार्क्स, तो कभी निगेटिव मार्किंग, तो कभी भाषा में उत्तीर्ण नहीं होना, ये भी तो विज्ञप्ति से इतर जाके अपना मनमानी कर रहे हैं। इनका भी तो कोई चल नहीं रहा है। जी शिक्षा मंत्री एक सवाल, जी सजल जी, एक सवाल आपसे ये है, सवाल यह है कि जिसमें आपने भी कहा कि इसमें जो शिक्षक है, जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, जो प्रमोशंस है, पदोन्नति है, उस पदोन्नति का बहुत प्रोविजन नहीं है। यानी जो शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे, यानी जहां से वो सेवा शुरू होगी वहीं पर उनकी सेवा अंत तक खत्म हो जाएगी, कोई प्रमोशन नहीं। नहीं, आप नियमावली पर गौर कीजिए। नियमावली में प्रमोशन का प्रोविजन है, लेकिन उसमें साफ साफ कह दिया गया है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आज की तारीख में अगर हम नियोजित शिक्षकों की संख्या 3.5 लाख मान लें, 3.25 लाख थे, जिसमें 28,000 हमारे चले गए, तो 3.5 लाख अभी प्रेजेंट में है। अब थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि ये 3.5 लाख शिक्षक अगर राज्यकर्मी बन जाते हैं एट ए टाइम, एक परीक्षा से क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर इनको हेडमास्टर बनाने के लिए हमें 3.5 लाख विद्यालय चाहिए। आप बताएं, क्या 3.5 लाख विद्यालय इनके प्रमोशन के लिए पुरानी नियमावली, जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक रहे हैं, क्या वे सारे के सारे हेडमास्टर बनते रहे? नहीं। तो प्रमोशन का साफ नियम है। इस नियमावली में भी ये बातें साफ साफ कही गई हैं कि प्रमोशन देंगे, प्रमोशन है, लेकिन ये सारे शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो सारे शिक्षकों को कभी भी प्रमोशन नहीं मिला है, और सारे इसीलिए लाया गया था सरकार द्वारा एसीपी कि भाई जिनको चेयर नहीं मिलता है, कम से कम उनको एक वित्तीय प्रमोशन तो मिलेगा। तो पूरे सेवा काल में 3 प्रमोशन, 3 वित्तीय प्रमोशन, जिसको वित्तीय उन्नयन कहते हैं, तो इसका प्रोविजन ऑलरेडी ये नियमावली में लिखे जाने की बात नहीं है। ऑलरेडी इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी सुविधाएं राज्य कर्मियों को मिलेंगी, वो सुविधाएं राज्यकर्मी बनने पर नियोजित शिक्षकों को भी देय होंगी। और एसीपी अभी लागू नहीं है, लेकिन अभी भी वो उन तमाम सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ा पेच जो है, जो विवाद का विषय है, हम फिलहाल उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि वो प्रसंग अभी है नहीं। विवाद का विषय ये था कि ये पुराना वेतनमान और नया वेतनमान, तो आपको याद होगा कि पुराने वेतनमान को लेकर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये किसी से छुपी हुई नहीं ये बात है। तो हम उस प्रसंग में नहीं जाना चाह रहे हैं, हम सिर्फ वर्तमान नियमावली पर ही केंद्रित है। वर्तमान नियमावली में प्रमोशन के प्रोविजन है, लेकिन वो सभी शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिलना है। सभी शिक्षकों को उसमें प्रमोशन के जो मानदंड होंगे, प्रमोशन के जो मानक होंगे, उसके तहत नियोजित शिक्षक प्रोन्नत पद पे आएंगे राज्यकर्मी बनने के बाद। अभी भी आपको बता दूं कि हमारा जो 85% स्कूल्स है, 85% स्कूल, खासकर प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूँ, नियोजित शिक्षक ही आज की तारीख में चला रहे हैं। वो प्रधान शिक्षक के प्रभार में है और हेडमास्टर की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो पद भरेगा, उसकी भी वैकेंसी बीपीएससी से आ रही है,
ये प्राइमरी के हेडमास्टर की, और 2024 में ये वैकेंसी आने वाली है। तो वो जो वैकेंसी आएगी, तो जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में जो प्रभार में है, वो अगर बन गए हेडमास्टर तो रहेंगे, नहीं बनेंगे तो फिर वो अपनी पुरानी भूमिका में आ जाएंगे। तो प्रमोशन का अलग मानदंड है और प्रमोशन के अलग मानक है। उस मानक की कसौटी पर उसमें रिजर्वेशन की भी भूमिका है, उसमें सारे मानक हैं। तो उसके दायरे में प्रमोशन के प्रोविजंस हैं। और रही बात, एक बात और बता दूं कि जो विरोध चल रहा था, शिक्षक संगठनों ने आह्वान किया था कि भैया बीपीएससी की परीक्षा में मत बैठो। लेकिन आपको बता दूं कि जितने भी नियोजित शिक्षक संगठनों के नेता थे, मैं तो दो तरह के नेता हैं। एक नेता तो वो है जो सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षक संगठनों का नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरे वो हैं जो सेवा में बने हुए हैं। तो मैं खास के नियोजित शिक्षक संगठनों की बात कर रहा हूं। तो जिन नेताओं ने कॉल किया था कि भाई आपको नहीं बैठना है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं बड़े संगठनों की बात कर रहा हूं, छोटे संगठनों की बात नहीं कर रहा हूं। पिछले बार जो 66,000 नियोजित शिक्षक बैठे थे परीक्षा में, वे उनमें 100 से अधिक नियोजित शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी थे। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि इस बार जो बीपीएससी द्वारा दूसरी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, अध्यापक नियुक्ति परीक्षा ली गई है, इसमें भी कई शिक्षक संगठनों के, बड़े बड़े शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने क्वालिफाई किया है। तो ये अलग है कि आपने कॉल भी किया बायकाट करो और आप खुद परीक्षा में बैठ गए। परीक्षा में बैठे ही नहीं, आपने क्वालिफाई किया। तो नियोजित शिक्षकों में इतना दम है, उसमें उनमें इतनी मेधा है कि पिछली बार 28 कुल मिला के कहें तो 2 परीक्षाओं में इनकी उत्तीर्णता की जो संख्या है वो 50,000 को पार कर गई है। अभी हालांकि सेकंड फेज का इनका जो फिगर है वो बीपीएससी ने जारी नहीं किया है, लेकिन कुल मिला के ये 50 से ऊपर है और लाख के नीचे है। तो नियोजित शिक्षकों की योग्यता को, इनकी मेधा को कमतर करके नहीं आंका जाना चाहिए, नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन जहां तक आपने शिक्षक संघ की बात की है सजल जी, जाहिर सी बात है कि इतने सारे शिक्षक संघ है और उसमें कहीं ना कहीं, और सबों में ये जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं और शैलेंद्र जी भी जानते हैं कि शिक्षक एकता नहीं है, फूट पड़ी हुई है, सबने अपना अपना एक गुट बनाया हुआ है। एक आखिरी प्रश्न, एक आखिरी रिएक्शन शैलेंद्र जी आपसे। एक इसमें प्रोविजन ये है कि जो सक्षमता परीक्षा है वो 1 वर्ष के भीतर ली जाएगी। वो अवधि कभी भी हो सकती है, वो अवधि कल भी हो सकती है और वो अवधि 12 महीने के बाद भी हो सकती है, यानी 12वें महीने भी हो सकती है। तो अभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए भी अभी इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल चलो जी, बिल्कुल उनको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही राजकर्मी घोषित होंगे। अभी उनका जो पे मैट्रिक्स है और वेतनमान जो फिक्स होगा उसी के आधार पर होगा। अभी जिस वेतनमान में है उसी वेतनमान में रहेंगे, और जैसे वो परीक्षा उत्तीर्ण हो गए वो अदर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, चुनाव भी आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। इस नियमावली को पॉलिटिकल नियमावली कहिए तो बेहतर होगा। और जितने भी पॉलिस्ड लोग हैं जो संघ का नेतृत्व कर रहे हैं वही ज्यादा उछल रहे हैं। भीतर से कमेंट्स आप देखेंगे कहीं भी किसी भी डिबेट का या वाइट का, तो उसमें कमेंट्स देखिए इन नेताओं के प्रति क्या उबाल है। और अभी जो राजनीतिक हलचल के बीच ये जो नियमावली लाया गया है, इसका मकसद है राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति और राजनीतिज्ञों के चंगुल में माध्यमिक और तभी तो सजल जी ये बता रहे थे कि जिन शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा का विरोध किया था उसी में से कई शिक्षक नेता जो है वो बीपीएससी की परीक्षा में बैठे हुए। अभी सजल जी ने इस बात की चर्चा की है। एक बात कहने में मुझे कोई ये नहीं है कि ये जो शिक्षक जो कल तक मूक और बधिर रूप में कहीं अज्ञातवास में थे या मांद में सोए हुए थे, इनको एक आवाज देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जैसे अज्ञातवास में अभी शिक्षा मंत्री हैं और अज्ञातवास में इधर देख रहे हैं कि माननीय के पाठक जी भी हैं। कल कहीं उनका दर्शन नहीं हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहीं दर्शन में नहीं आए।
ये एस सिद्धार्थ जी ही ने लागू कर दिया। और दुर्भाग्य है कि इस खरमास में और राजनीतिक उथल पुथल के बीच यह अधिनियम आया है। देखिए आगे होता है क्या, आगे देखिए आगे क्या होता है। जाहिर सी बात है कि अब जो है गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है, ये आने की है, नियमावली लागू भी हो गई है। लेकिन आने वाले दिनों में कई शिक्षक जो है, हमेशा से शिक्षकों के रिएक्शंस आ रहे हैं। जब भी हम लोगों ने डिबेट किया है इस पर, कई रिएक्शंस आए हैं कि जिनमें नाराजगी है। अब देखना है कि इसमें आगे क्या होता है। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग ली। शैलेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीकांत सज्जल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।